हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगला लेक्चर लेके आए हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ईएमएफ को समझाएंगे और ईएमएफ के बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक यहां से करने वाले हैं वो करेंगे डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। ठीक है, यानी कि उसके बाद हम लोग बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्या होती है डेल्टा जी। और तीसरा हमारा लेक्चर जो होगा आज ये होने वाला है नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा आज लेक्चर, तो थोड़ा ध्यान से देखें इस चीज को। और चौथा हम इसमें लॉग के सी, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये चार टॉपिक आज हम लेने वाले हैं। ठीक है, और ईएमएफ के अंदर हम एक और चीज लेंगे, वो लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो नोट लगा लें कि कौन कौन से टॉपिक इस लेक्चर के अंदर आज होने वाले हैं। खास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज ईएमएफ, डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, नर्स्ट इक्वेशन एंड लॉग के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से तो एक न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं, यहां से एक न्यूमेरिकल बनता है, वो आता है ऑलमोस्ट 2 नंबर का। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 नंबर का एक मार्क्स आता है, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई अदर यूके अपना उत्तराखंड बोर्ड हो। ठीक है, चाहे सीबीएसई हो अपने पास या फिर चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो अपने पास। सो स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता है और बाकी सीबीएसई में भी एक क्वेश्चन पूछता है। यहां से ऑलमोस्ट 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है, डेल्टा जी नॉट, नर्स्ट इक्वेशन और लॉग के सी से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ईएमएफ के ऊपर। तो ईएमएफ को बच्चों मैं 2 तरीके से आप लोगों को डिफाइन करूंगा। ईएमएफ ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, ईएमएफ कैसे भी लिखो। ठीक है, अब ये ईएमएफ होता क्या है, इसको मैं 2 तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा बहुत हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में इसको समझेंगे। ठीक है, और यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत मैं आपको फिजिक्स की तरीके से इसको टच करा दूंगा हल्का सा। देखो ईएमएफ होता क्या है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई फोर्स होगी, क्लियर, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं होती है। इट इज नॉट अ फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है। बट सर फोर्स क्यों कहते हैं, फोर्स कहते जरूर हैं लेकिन फोर्स नहीं है। फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल नेम है। इट इज अ हिस्टोरिकल वर्ड, ये हिस्टोरिकल है मतलब बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको फोर्स कह देते हैं। जैसे किसी के पिताजी ने उसका नाम रख दिया पैदा होते ही राम, बट वो राम जैसे काम नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसको रावण बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, बोलोगे तो राम ही तब भी, क्यों, क्योंकि उसका वो नाम पड़ चुका है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पहले इसका नाम पहले से ही फोर्स पड़ चुका था। ठीक है, तब कोई ऐसा अपने को कोई ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि ये एक फोर्स ना हो कि ये एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। इट इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है, ये एक तरीके की एनर्जी होती है। ठीक है, कौन सी एनर्जी होती है, जो सेल प्रोवाइड करती है, यानी कि एक तरीके की एनर्जी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। यहां से ईएमएफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अगर नहीं समझे, समझ गए तो लड्डू है। देखो ईएमएफ मैंने क्या बोला, एक तरीके की एनर्जी है, या बोल लूं एक तरीके का वर्क डन है। ठीक है, कुछ भी बोल लो, एक तरीके का एनर्जी बोल लो या फिर वर्क डन बोल लो। अभी हम याद रखेंगे कि ईएमएफ एक फोर्स ना होके एक एनर्जी होती है। तो ईएमएफ किस तरीके की एनर्जी होती है, ईएमएफ सेल द्वारा प्रोवाइड की गई एक एनर्जी होती है। इस एनर्जी को सेल प्रोवाइड करता है। अब सेल जो होती है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। यहां से क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो एक तरीके की हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये। ठीक है, जो कहां से प्रोवाइड हो रही है, सेल से प्रोवाइड हो रही है। अब ये सेल क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी को तो हम बोलते हैं।
इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या सेल चार्ज को प्रोड्यूस करता है? नहीं, सेल चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है। बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन ही यही क्रिएट हो जाता है माइंड के अंदर कि सेल क्या चीज होती है। तो सेल एक तरीके का सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो बेसिकली यहां पे क्या काम करेगा, ईएमएफ में क्या काम करेगा, सेल यहां पर देखो, जब आप कोई भी सेल उठा के लाते हो मार्केट से तो उस सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एक तरीके का अंदर सेल रिएक्शन होता है। तो जब सेल रिएक्शन होगा ना तो वो सेल रिएक्शन से एनर्जी प्रोवाइड होगी, जो एनर्जी क्या करेगी, जो एनर्जी क्या करेगी, हम ईएमएफ कहते हैं। जिस एनर्जी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। तो इतना याद रखें कि ईएमएफ एक फोर्स ना होकर एक एनर्जी या एक वर्क डन है, जो कि एनर्जी सेल द्वारा प्रोवाइड होती है। सेल कहां से वो एनर्जी देती है, वो सेल देती है सेल रिएक्शन से, यानी कि सेल के अंदर रिएक्शंस होती हैं और वो रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर यही एनर्जी को हम लोग ईएमएफ बोल देते हैं। सर एनर्जी का क्या काम होता है? ईएमएफ मतलब एनर्जी, ठीक है, ईएमएफ एक प्रकार का एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी समझाते हैं इसको, ठीक है। बस फिलहाल इतना समझो, ईएमएफ एक एनर्जी टर्म है, यानी कि ये फोर्स नहीं है, ठीक है, ये फोर्स नहीं है। तो इसलिए यहां पर कोई इसकी यूनिट न्यूटन मत लिख देना, इसकी यूनिट यहां पे कोई न्यूटन मत लिखना आप लोग, ठीक है। फोर्स बोलते क्यों है, क्योंकि हिस्टोरिकल वर्ड है, ऐतिहासिक पुराना चला हुआ आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको हिस्टोरिकल वर्ड है तो इसलिए लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक। चलिए अब होता क्या है, सपोज करो क्या होता है ये, अगर मैं 2 इलेक्ट्रोड ले लूं, इस तरीके से एक सिस्टम बना लूं, एक सेल बना लूं पूरी, है ना, इस तरीके से। तो हम लोगों को पता था कि ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड होता है, यहां पर होता है ऑक्सीडेशन, और ये राइट हैंड साइड होता है, यहां पे होता है रिडक्शन। इतना हमको पता था। ऑक्सीडेशन पे हमने देखा था कि यहां पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाता है और इस वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, है ना, ये तो हमको पता है। तो यानी कि यहां पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो हाई पोटेंशियल हो जाएगा। यहां पर पोटेंशियल कैसा होगा बच्चों, हाई पोटेंशियल, और इधर पोटेंशियल कैसा होगा, लो पोटेंशियल। तो एक चीज आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, एक चीज आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि जो करंट होता है, ठीक है, या जो चार्ज फ्लो करता है वो कहां से कहां करता है, यानी कि करंट फ्लो कहां से कहां करता है, करंट का फ्लो कहां से कहां होता है, बताइए। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, जाता है हाई से लो की तरफ। चलो मैं आपको एक छोटा सा सिस्टम बना के दिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं इसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। देखो सिंपल सी बात है, हमने बोला ऑक्सीडेशन पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और रिडक्शन पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लो पोटेंशियल, ये अपने पास हो गया हाई पोटेंशियल। इसको हम एक और चीज बोलते थे, याद है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर नेगेटिव पोटेंशियल बोल देते थे हम इसको, नेगेटिव पोटेंशियल बोल दो। कौन सा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल बोल देते थे, ठीक है। और यहां पे कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये नेगेटिव पोटेंशियल और ये कौन सा पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अब ये सेल वर्किंग पे नहीं है। देखो जब भी हम इस तरीके से दिखाते हैं तो इसका मतलब सेल इज नॉट इन वर्किंग। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसको हम एक की बोलते हैं, दिस इज अ की। ये अभी ओपन सिस्टम है, दिस मीन्स कि ओपन सर्किट। ये सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। अगर मैं इसको क्लोज करूं तो फिजिक्स में क्या करते थे हम लोग, इस तरीके से बीच में एक डॉट लगा देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट बोल देते हैं। जब सर्किट बंद होगा, बंद परिपथ कब होगा, बंद परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट कब होगा, जब हम इस की के अंदर एक क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। और इस तरीके की अगर की बनी हुई है तो इसको हम बोलते हैं ओपन की, यानी कि ओपन सर्किट या फिर खुला परिपथ। तो अब देखो जरा, इस सेल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये एक पूरा सेल है और इस सेल के अंदर नो करंट फ्लो, यानी कि ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। कैसा सर्किट है ये, ओपन सर्किट है। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि ये सेल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये वर्किंग में नहीं है सेल।
मैंने कौन सा यहां पर परिपथ रखा हुआ है, ओपन, ओपन कौन सा वाला रखा हुआ है, ओपन सर्किट मैंने रखा हुआ है। तो अब जो इन दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या बोला मैंने, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, ईएमएफ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ईएमएफ बोल देंगे। यानी कि इन दो इलेक्ट्रोड के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड दी ईएमएफ। कब, जब सेल वर्किंग में नहीं हो, यानी कि सेल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो। इट मींस कि सेल में कौन सा सर्किट लगा हो, ओपन सर्किट लगा हो। जब खुला परिपथ हो तो तब दो इलेक्ट्रोडों के सिरों के मध्य या दो इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा, ठीक है, जो विभवांतर होगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। हमेशा याद रखना ईएमएफ के लिए दो कंडीशंस हैं बच्चों, एक तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कब कम होगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगा। अभी दिखाएंगे उसको अच्छे से। बात समझ में आ गई। किसी सेल में जब कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, किसी सेल में जब कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, इट मींस कि जब सेल क्या हो, ओपन सर्किट पे लगा हो, यानी कि जब सेल में ओपन सर्किट हो, खुला परिपथ हो, या कह सकते हैं कि जब सेल वर्किंग में नहीं हो, तो तब दो इलेक्ट्रोड के बीच जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दिस इज कॉल्ड या दिस इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलो इसको लिखता हूं मैं दो लाइन में, समझते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए लिखते हैं इसको, दो लाइन में लिखो। मैंने बोला अगर ये समझ में आ गया तो फिर बहुत ही लड्डू है। देखो ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड of the cell of a cell when no current flows in the cells, means ओपन सर्किट होगा सेल के अंदर। So maximum potential difference in between two electrodes, the maximum potential difference in between two electrode of a cell when no current flows in the cells, when no current flows in the cells, it means कि open circuit होगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है, दूसरा हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग EMF को हम लोग डिनोट करते हैं। देखो वैसे तो हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं, लेकिन बुक्स के अंदर और क्या लिखा रहता है, बुक्स के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, स्टाइलिश E लिखा रहता है, कुछ स्टाइलिश टाइप का कुछ E लिखा रहता है। इसको देखो एप्सिलॉन तो नहीं है, ये एप्सिलॉन नहीं होता है, ऐसा E ही होता है एक तरीके का, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको एप्सिलॉन पढ़ देते हैं, लेकिन ये एप्सिलॉन नहीं है, ये एक तरीके का E ही है, बट थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया जाता है। आप लोग कैपिटल लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज इन द सेल, जब सेल में कोई भी करंट प्रवाह ना कर रहा हो, कोई भी धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो तब सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक तो इस टर्म में पढ़ेंगे, फिर एनर्जी के टर्म में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है, बोलो क्या है विभवांतर, बताओ। सो विभवांतर किसे कहेंगे फिर भैया, विभवांतर क्या हुआ, दो सिरों के मध्य, सेम डेफिनेशन है, बट विभवांतर वहां पे होगा जहां पर सेल क्या होगी, वर्किंग में होगी। यानी कि जब सेल में ओपन सर्किट की जगह क्लोज सर्किट लगा हो। इट मींस कि अगर हम सेल को क्लोज कर दें, यानी कि जब सेल में करंट फ्लो कर रहा होगा, तब दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है,
तब दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच की बात करते हैं, इन बिटवीन टू पॉइंट्स, इन बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच हम बात कर देते हैं, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस पोटेंशियल होता है, दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली हम इसको बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर देख लो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल when current flows in the cell, it means सेल कैसा होगा, क्लोज सर्किट के अंदर होगा, सेल कैसा होगा, क्लोज सर्किट के अंदर होगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, दो पॉइंट में समझ में आ गया, दोनों ही सेम चीज है, बस यहां पर ओपन सर्किट होगा, यहां पे क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा। पहली तो डेफिनेशन की बात आ गई, यानी कि जब सेल वर्किंग में नहीं होगी, जब सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज नोन एज ईएमएफ। क्या बोला, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन देयर इज नो एनी करंट फ्लो इन बिटवीन दीज सेल्स, दीज इलेक्ट्रोड्स। मतलब जब यहां इस सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब जो इन दोनों के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी ईएमएफ। और जब सेल वर्किंग में होगी, सेल में करंट फ्लो कर रहा होगा, तब इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई हैं, दो बातें, चलो मिटोल दें। ओके चलो भाई, ये तो हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स ना होके एक एनर्जी का टर्म है, जो एनर्जी सेल प्रोवाइड करती है। सेल अपनी जेब से एनर्जी तो नहीं देती है, सेल के अंदर रिएक्शन होती है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी की हेल्प की जाती है या उस एनर्जी का यूज किया जाता है किसी भी पॉइंट चार्ज को पूरे सेल्स में रोटेट कराने के लिए। ठीक है, कैसे अभी बात करते हैं। तो चलिए, दो पॉइंट्स तो ये हो गए अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल, समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमेशा एक और पॉइंट याद रखना कि ईएमएफ ऑफ द सेल जो होता है बच्चों, वो पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। दिस इज ईएमएफ एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज always less than electromotive force. Is it true? क्या ये सही बात है? क्या ये सही होगी बात कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा ज्यादा होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? देखो, ये कौन सा केस है जब करंट फ्लो ना कर रहा हो, जब कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो। ठीक है, when there is no any current flow, नहीं, मतलब जब I is not equal 0, मतलब जब करंट फ्लो ना कर रहा हो या जब करंट फ्लो कर रहा हो, जब करंट फ्लो कर रहा हो तब हमेशा क्या होगा, तब हमेशा E is greater than V। बट जब I इक्वल 0 हो, यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम क्या बोलेंगे कि E, या मैं स्टाइलिश ही बना देता हूं, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमेशा याद रखना, व्हेन I इज इक्वल 0, यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो कोई, मतलब अभी मैं रेजिस्टेंस वाला केस भी बताऊंगा इसमें, तो तब यहां पर ईएमएफ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। बट अगर सेल के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, I इज नॉट इक्वल 0, यानी कि सेल क्या हो रही हो, डिस्चार्ज हो रही हो, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल यहां पे क्या हो रही होगी, डिस्चार्ज हो रही होगी। समझ रहे हो पॉइंट को, सेल क्या हो रही होगी, डिस्चार्ज। और यहां पे नो करंट, यहां पे सेल पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, नो करंट फ्लो इन सेल।
भाई सेल में यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आई इज इक्वल 0, तो ई इज इक्वल वी। इसको हम बोलते हैं विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य का जो विभव का अंतर होता है उसी को हम विभवांतर बोल देते हैं जब सेल क्या कर रही है, वर्किंग पे हो। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस कभी इक्वल हो सकता है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, इक्वल हो सकता है व्हेन देयर इज नो एनी करंट फ्लो इन द सेल। अगर सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, इन दैट केस ईएमएफ इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? ओके। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाए ईएमएफ से? क्या यह केस कभी आ सकता है? यस, बिल्कुल आ सकता है। जब सेल क्या हो रही हो, जब सेल क्या कर रही हो, चार्ज हो रही हो, है ना, जब सेल चार्जिंग हो रही हो। सेल चार्जिंग का मतलब कहीं से आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा कि वहां पे आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज्यादा हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल से। तो ये 3 पॉइंट याद रखना बच्चों, हमेशा काम आएंगे आपके। कि पहला केस ईएमएफ हमेशा तो नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा, इक्वल भी हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा हो सकता है। बट हम लोग हमेशा यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज यहां पे होता क्या है कि करंट यहां पर जीरो नहीं होगा, यानी कि करंट यहां पे फ्लो कर रहा होगा। सेल यहां पे डिस्चार्ज हो रही होगी। सेल क्या हो रही होगी? डिस्चार्ज हो रही होगी। तो जब सेल डिस्चार्ज होगी तो इन दैट केस आई इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? ओके। When there is no any current flow in the cells, अगर सेल्स के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इन दैट केस आई इज इक्वल टू 0। सो आई इज इक्वल 0, इट दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इट इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बट अगर सेल चार्ज कर रही हो, सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, तो सेल को चार्ज करें तो कहीं से हमको क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द ईएमएफ। 3 पॉइंट याद रखना, और डेफिनेशन तो मस्ट है, इसको तो आप लोग याद ही रखना एकेडमिक लेवल के हिसाब से। ठीक है, विभवांतर और विद्युत वाहक बल का जो डेफिनेशन है वो तो आपको याद रखना ही है। बस 2 ही अंतर है, ईएमएफ में ओपन सर्किट होगा, यहां पे क्या होगा? क्लोज सर्किट। इज इट क्लियर हो गया बच्चों? चलो मिटोल दें। ओके, अभी हम थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म में इसको समझते हैं। देखो किस तरीके से हम लोग ईएमएफ को समझेंगे। वैसे आप लोग इसको फिजिक्स में क्लियर कर चुके होंगे अच्छे से, फिर भी देख लो जितना आपको इसमें से समझ में आता है। देखो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे। सपोज करो अपने पास एक ये, मैंने यहां पर एक बैटरी या एक सेल लगा दिया, ठीक है, और यहां से मैंने इसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको मैं कैपिटल आर से दिखा रहा हूं। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज कैपिटल आर। ठीक है, और देखो बैटरी के अंदर यानी कि सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको मैं स्मॉल आर से दिखाऊंगा। दिस इज स्मॉल आर, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। यही पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, अब सपोज करो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये टर्मिनल कौन सा है? पॉजिटिव। ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। अब इसको समझने से पहले एक और चीज समझो। देखो सपोज करो आपका टीचर बड़ा खड़ूस है, लाइक मी है, और यहां पर कोई बच्चा शरारती बच्चा है और उसको यहां पर सजा दे रखी है। क्या दे रखी है? उसको सजा दे रखी है। ये कोई शरारती बच्चा है? सर ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसा होता है, सजा मिलती है। अब आपको सजा क्या दे दी गई? आपको सजा क्या दे दी गई? देखो जरा, आपको क्या सजा दे दी गई है? इस तरीके से इसको जोड़ दो। यहां पर एक हम लोगों ने फैन भी लगाना है। सपोज करो यहां पर हमने एक फैन लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपने? यहां से
आपको सजा क्या दे दी गई भाई, इस बॉल को उठा के यहां से उठाओ यहां रखो। तो ये बॉल जब यहां रखोगे तो क्या होगा, ये आपस में गिरते रहेंगे, नीचे को गिरते रहेंगे, ये पंखा घूमता रहेगा, पंखा घूमता रहेगा, पंखा घूमता रहेगा। अब पंखा घूम रहा है, यहां पर गुरुजी मजे ले रहे हैं, बैठे हुए हैं बढ़िया तरीके से, गुरुजी हवा खा रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने यहां से पत्थर उठाया या इस गोले को उठाया, ऊपर रखा, वो गोला फिर नीचे जा रहा है, फिर वहां से कन्वर्ट होके, यानी कि यहां पर वर्क हो रहा है। आपने क्या किया, इसको यहां से यहां उठाया, तो इसको यहां से यहां उठाया, तो आपने किसी चीज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में रखा। इस पत्थर को यहां से उठा के यहां रखा तो एक घूमा, यहां पर कुछ काम हुआ, यहां पर कुछ वर्क हुआ, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, कुछ वर्क। एनर्जी प्रोवाइड कहां से की, आपने इसको आपने एनर्जी प्रोवाइड की लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे रखा, और फिर उस एनर्जी का यूज यहां पे हुआ वर्क डन में, यहां पे कुछ काम हुआ, ठीक है। सो जैसे ही काम हुआ, फिर यहां से पत्थर नीचे 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 करके यहां से एनर्जी इसकी कम होती रही, फिर आपने उठा के ऊपर रखा, फिर यहां पे क्या हुआ, वर्क हुआ। तो इस तरीके से यहां पर एक तरीके से पंखा चल रहा है ना। पंखा कब चल रहा है, जब आप यहां से कुछ एनर्जी दे रहे हो और वो एनर्जी यहां पर वर्क में यूज हो रही है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और तब जाके गुरुजी यहां से पंखा खा पा रहे हैं, या बाकी बच्चे आपके क्लास के पंखा खा रहे हैं। तो आपने यहां से स्टोन उठाया, यहां पे रखा, यहां पे वर्क हुआ, एनर्जी लॉस हुई, फिर यहां से फिर यहां से फिर यहां से पत्थर उठा, फिर, यानी कि ये प्रोसेस चलता रहा, ये प्रोसेस क्या हुआ, चलता रहा। आपने क्या किया, वर्क डन किया, यहां पे आपने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड करी और आगे जाके वर्क हुआ, उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया वर्क के अंदर। चलो यहां पर भी सेम ऐसी चीज कुछ ऐसी होती है। ये पॉजिटिव चार्ज यहां से क्या किया, घुमा 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 घुमा, ये पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी कहां से मिली, इस सेल के थ्रू मिली, इस सेल के थ्रू मिली। इसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। देखो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी ईएमएफ ऑफ द सेल। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ईएमएफ ऑफ दी सेल बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो अब यहां से सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहां से पास किया पास किया पास किया, इसको एनर्जी कहां से प्रोवाइड हुई, इस सेल से, इस बैटरी से प्रोवाइड करी। कैसे प्रोवाइड हुई, मैंने बताया ना आप लोगों को, केमिकल रिएक्शन यहां पे होती है। क्या रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है अंदर। आप क्या करते हो, जब हम लोग कोई सेल लेते थे, गैल्वेनिक सेल या फिर कोई हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते थे, तो हमने वहां पर क्या देखा था कि अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रख देते थे उसके अंदर, तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अंदर रिएक्शन होती थी, रिएक्शन से क्या होती थी, वहां से एनर्जी प्रोवाइड होती थी। तो इतना समझो कि सेल के थ्रू इसको एनर्जी प्रोवाइड हुई। अब ये चार्ज यहां से घूमेगा घूमेगा, एनर्जी है ना इसके पास, तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, यहां पर कुछ एनर्जी खर्च करेगा, यहां पर कुछ एनर्जी क्या करेगा, ये खर्च करेगा। होता क्या ना, ऐसे देखो इलेक्ट्रॉन या चार्ज क्या करता है ना, चार्ज देखो ये टकराता है इनसे, ऐसे ये टकराएगा तो क्या होगा, ये इनसे पहाड़ों से टकरा रहा है, एक तरीके से इनसे टकराता है, तो टकराने से क्या होता है, एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगा मतलब क्या हुआ, इसको हीट करता है। सपोज यहां पर आप कोई पंखा लगा सकते हो, यहां पर कोई बल्ब लगा सकते हो, तो यहां पर अगर मैंने कोई बल्ब लगा दिया तो क्या होगा, यहां से चार्ज जाएगा, वहां उसको हीट करेगा, किसको, बल्ब को, या यहां पर कुछ हीट प्रोवाइड करेगा। उस हीट से क्या होगा, वो बल्ब जलने लग जाएगा, ठीक है, वो बल्ब क्या करने लग जाएगा, हीट से जलने लग जाएगा। तो यहां से चार्ज गया, यहां पर कुछ एनर्जी खर्च करी, गया 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 गया, एनर्जी खर्च हुई, यहां से आया 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 आया, यहां तक आया, इस टर्मिनल तक आया, कुछ इंटरनल एनर्जी यहां पर भी खर्च होगी, तो फिर यहां पे आएगा। फिर वो चार्ज यहां से यहां रखना है, ये समझ रहे हो ना मेरी बात को। क्या पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। समझो क्या किया हमने, ये एक बैटरी थी, ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बोला, यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से पॉजिटिव चार्ज गया 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 गया, एनर्जी लूज हो गई, एनर्जी खत्म, एनर्जी कम हुई, क्योंकि कुछ क्या हुआ, यहां पर हीट प्रोवाइड कर दी इसने इसको, ठीक है, कुछ वर्क हुआ। उसके बाद यहां से आया, एनर्जी कम होती रही होती रही होती रही होती रही होती हल्का सा, फिर यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस था किसका, सेल का, तो हल्की सी एनर्जी यहां पर खत्म हुई खत्म हुई खत्म हुई, और यहां पे जाके पॉजिटिव आ गया। अब इस पॉजिटिव को उठा के यहां से फिर यहां रखना है, तो इस पॉजिटिव को उठा के फिर यहां से यहां रखना है। जैसे आपने उस पत्थर को उठा के वहां से ऊपर रखा था ना, तो वैसे इस पॉजिटिव को उठा के यहां से यहां रखना है। तो यहां से यहां कौन रखेगा, यहां से यहां रखेगा इसको सेल। कौन करेगा इसके ऊपर काम, ये जो वर्क डन हो रहा है, यहां पर जो वर्क डन होगा, ये कौन करेगा, ये सेल करेगी। समझ रहे हो। और ये वर्क डन कैसे होगा, कुछ एनर्जी दी जाएगी उसको, कुछ क्या दी जाएगी, एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। तो वो एनर्जी कहां से आई, वो एनर्जी सेल के थ्रू आई, और उसी को हम बोल देते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि जो एनर्जी आपने प्रोवाइड करी उसको वहां से वहां रखने में, वही ईएमएफ ऑफ द सेल है। क्लियर। तो यहां से करंट फ्लो किया, यहां से करंट फ्लो किया, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल कितना हो जाएगा, आई आर। I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, V प्लस आई आर, सॉरी V प्लस आई आर। कौन सा आई आर, ये अंदर वाला R, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां भी तो कुछ काम हो रहा था ना, यहां भी तो कुछ एनर्जी लूज हो रही थी, तो V प्लस आई आर, ये इसमें रिलेशन हो गया किसमें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में, फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे, ठीक है। सो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये फिजिक्स में भी काम आ जाएगा बच्चों आपके, ठीक है। तो एज वेल एज केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। तो हुआ क्या, देखो जरा, हमने एक यूनिट चार्ज को, मैं इसको यूनिट चार्ज बोल दे रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, यूनिट चार्ज, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखूं, देखो जरा, ईएमएफ इज द एनर्जी। ईएमएफ क्या है, एक एनर्जी है टू सप्लाइड टू पॉइंट चार्ज बाय अ सेल। ईएमएफ इज द एनर्जी। ईएमएफ क्या है, एक एनर्जी है। हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था कि ईएमएफ एक फोर्स ना होकर एक एनर्जी है टू सप्लाई टू पॉइंट चार्ज। जो किसको सप्लाई किया जाता है, पॉइंट चार्ज को हम लोग सप्लाई करते हैं। तो पॉइंट चार्ज को सप्लाई की गई एनर्जी ही क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है। और जो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, सेल प्रोवाइड करती है। सो ईएमएफ इज द एनर्जी टू सप्लाइड टू पॉइंट चार्ज, जो किसको सप्लाई की जाती है, पॉइंट चार्ज को सप्लाई की जाती है, ठीक है, और बाय अ सेल। क्यों प्रोवाइड की जाती है भाई, पूरे सर्किट में क्या करने के लिए, उसको रोटेट कराने के लिए। तो पॉइंट चार्ज को, एकांकी आवेश जिसको हम बोलते हैं, किसी पॉइंट चार्ज को जितनी एनर्जी एक सेल प्रोवाइड करता है, यहां से इस चार्ज को देखो, पॉजिटिव यहां से गया यहां पे एनर्जी खर्च करी, कुछ एनर्जी खर्च हुई, बल्ब जला, यहां पे हो सकता है बल्ब हो, टीवी हो, कुछ भी जला लो यहां पे, यार आप लोग पंखा चला लो, ठीक है। सो यहां से कुछ एनर्जी खर्च हुई, फिर यहां से एनर्जी कम हुई, हल्की सी भी एनर्जी यहां पर क्या हुई, लॉस्ट हुई, फिर यहां से चार्ज यहां तक आया। अब इस चार्ज को यहां से उठा के, इस चार्ज को यहां से यहां उठाना है, यहां से उठा के यहां रखना है। तो यहां से यहां उठा के रखने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, कुछ काम करना पड़ेगा, तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो एनर्जी कौन देगा, वो एनर्जी सेल देगा, ठीक है। किसको देगा, उस पॉइंट चार्ज को देगा, जो जिसको उठाना है यहां से यहां, समझ रहे हो, क्लियर है। उस पॉइंट चार्ज को सेल एक एनर्जी देगा, और सेल वो एनर्जी कहां से लाएगा, सेल वो एनर्जी लाएगा केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। बात क्लियर हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, दो सिरों के मध्य किसी एकांकी आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा के मान को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, दो सिरों के मध्य किसी सेल के या किसी परिपथ के, सेल लिख लो, किसी सेल के दो सिरों के मध्य किसी एकांकी आवेश को, एकांकी आवेश यूनिट चार्ज, एकांकी आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा के मान को विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विद्युत वाहक बल बोल देते हैं। अब समझो बात को, समझो बात को, ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया, चलो ठीक है, ये समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आ गया ना। इसको इरेज कर देते हैं, समझो, इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको इरेज करने के बाद समझो जरा क्या होगा, देखो। सो हमने इक्वेशन क्या लिखी यहां से, E इज इक्वल V प्लस आई और स्मॉल r, I करंट और R यहां पे क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल के अंदर भी ये चीजें होती हैं, ठीक है। वहां भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसको मैंने स्मॉल r से दिखा रखा है। सो V बराबर क्या लिखा था हम लोगों ने, V इज इक्वल आई आर, ये वाला,
है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच में, अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच की बात करूं, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। सो इन दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा किसका, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको याद रखना, पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो E इज इक्वल क्या हो जाएगा, V की जगह रखूंगा मैं IR और प्लस IR। सो I यहां से कॉमन ले लो, I इज इक्वल R प्लस R। क्लियर हो गया। सो I इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास, EMF ऑफ द सेल डिवाइड बाई R प्लस R। सो ये एक रिलेशन हो गया, और यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल गया, I इज इक्वल, यानी कि करंट इज इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास, करंट इज इक्वल हो जाएगा EMF ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई R प्लस R। कैपिटल R यहां पर होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और स्मॉल r हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। तो यार ये तो फिजिक्स की लैंग्वेज में मैंने बात कर दी, ये ठीक है। केमिस्ट्री में हमारी वही डेफिनेशन चलेगी पहली वाली, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं। EMF इज द एनर्जी टू सप्लाइड टू द पॉइंट चार्ज बाई अ सेल, ठीक है, ठीक। यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है पॉइंट चार्ज को, जो पॉइंट चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करी, ठीक है। हमने क्या बोला था, यहां से पॉजिटिव गया 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 गया, यहां पे आ गया, अब यहां से यहां रखना है उसको, तो यहां से यहां रखने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कौन देगा, उसको सेल देगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं, EMF ऑफ द सेल। यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा व्हेन द सेल इज इट नॉट इन वर्किंग, दिस इज कॉल्ड द EMF ऑफ द सेल। इज इट क्लियर? ओके, चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो बच्चों, ये अपने पास एक सेल ऐसा कुछ था, ठीक है। यहां रिडक्शन और ये अपने पास ऑक्सीडेशन वाला हाफ। अगर आपसे बोला जाए इस सेल का EMF क्या होगा बताओ, तो कैसे निकालेंगे, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल क्या लिखेंगे, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। समझो कहानी को समझो। यानी कि EMF क्या हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। बट सर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो बात ही नहीं करते हैं। तो हमको एक बात पता है बच्चों कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यही तो लिखते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैं रिडक्शन पोटेंशियल कब लिखूंगा, जब उसको माइनस कर दूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल रिडक्शन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, लिख सकते हैं इसको। तो इसकी जगह पे ये लिख दूं। सो EMF इज इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये किस में होगा, माइनस में, ठीक है, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यही लिखेंगे। अब इसको आगे पीछे कर दो तो ये हो जाएगा EMF इज इक्वल ERP ऑफ कैथोड माइनस ERP ऑफ एनोड। अब सही है, EMF इज इक्वल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का डिफरेंस लिखा, तो इन दोनों के बीच का अगर आपको EMF निकालना है, यानी कि इस सेल का EMF निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो डिफरेंस देखने के लिए दोनों को ऐड करोगे, समझ रहे हो, ऐड करना पड़ेगा। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों का हमने ऐड किया, लेकिन हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो बात नहीं करते। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करते, तो क्या करें भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिडक्शन पोटेंशियल करने के लिए क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो मैंने माइनस लगाया, तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसको आगे लेके आया, इसको पीछे रखा, तो साइन में कोई चेंज आएगा नहीं, ये पीछे चला गया, ये आगे आ गया, ठीक है। तो EMF को हम क्या लिखते हैं, और E सेल भी लिखते हैं। तो E सेल बराबर क्या हो जाएगा, E कैथोड माइनस E एनोड, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग E सेल
इज इक्वल, क्या लिखते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। और इसी को हम लोग ई सेल इज इक्वल ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहां से कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, ये तो सब हम जानते हैं अच्छे से। अब यहां से एक और बात याद रखनी है, हम लोग जो ईएस सेल की बात करेंगे, ई सेल की बात करेंगे, ये बात करेंगे एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब ई सेल जो होता है ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। यानी कि किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन। तो जब भी हमको ई सेल निकालना होगा तो हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर, कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का। अगर हमें क्या निकालना हो, हमें निकालना हो ई नॉट ऑफ द सेल, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, नहीं, यहां पे नर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं होगा। यहां पर कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया गया, ठीक है, कितना 1 मोलर, और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया गया था 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। सो दोनों चीजें फिक्स कर दी गई। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे ई नॉट सेल की। तो ई नॉट सेल हम लोग कैसे निकालते थे, याद है ना, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सेम फॉर्मूला होगा, बस नॉट लगाना है आपने। यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो नॉट लगा देना है। अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन दी हो तो फिर आप लोग नर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको ई सेल निकालना हो, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन ना दी हो, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे निकालना हो, तो तब आप लोग क्या यूज करोगे, नर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे। इज इट क्लियर? ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट लिखो अगला टॉपिक, स्पॉन्टिनिटी ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूं। ठीक है, स्पॉन्टिनिटी ऑफ अ गैल्वेनिक सेल बोलो, या फिर फिजिबिलिटी ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, या रिडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction. So this is the next heading. ठीक, and और हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, gives free energy। ठीक है, gives free energy, चेंज बोल सकते हो, या चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, यानी कि हम लोग डेल्टा जी की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जी का कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू, सिर्फ जी का कोई वैल्यू नहीं है, गिव्स एनर्जी का कोई वैल्यू नहीं है, गिव्स एनर्जी चेंज का वैल्यू है, गिव्स फ्री एनर्जी का कोई वैल्यू नहीं है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू है। सो डेल्टा जी हम इसलिए पढ़ते हैं, इसका वैल्यू है, पर डेल्टा जी का वैल्यू है, बट जी का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो हम जी को नहीं पढ़ते हैं, डेल्टा जी को पढ़ते हैं। चलिए समझिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या बोला बच्चों, कि स्पॉन्टिनिटी क्या होती है। स्पॉन्टिनिटी समझते हो, किसी भी रिएक्शन की संभाव्यता, मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी। स्पॉन्टिनिटी दो तरीके की होती है, एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। धीमे धीमे समझो, स्पॉन्टेनियस कोई भी रिएक्शन कब होती है भाई, जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा जी का वैल्यू होता है लेस देन 0। इट मींस कि डेल्टा जी का वैल्यू होता है नेगेटिव, और ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
जब ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा तब रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जब डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, इट मींस कि डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, और ई सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी ई सेल इज लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। ई सेल नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ई सेल ग्रेटर देन 0। तो अगर डेल्टा जी 0 से कम हो जाए और ई सेल क्या हो जाए, डेल्टा 0 से ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। दैट मींस कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए और ई सेल क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इसका जस्ट अपोजिट नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, यानी कि रिएक्शन कब पॉसिबल नहीं होगी। कोई आपको रिएक्शन दिया है, कोई आपको रिडॉक्स रिएक्शन दिया है और पूछ रहा है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, उसका डेल्टा जी निकालोगे। डेल्टा जी कैसे, अभी हम लोग बताएंगे। ई सेल निकालना आपको आता है तो ई सेल निकालोगे या ई नॉट सेल निकाल लोगे तो पता लगाओगे कि ई सेल नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ई सेल नहीं, इसको ई नॉट सेल लिख दो, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको दिया होगा तो ई नॉट सेल लगा लो। बात क्लियर होगी। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आए तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो भाई ई सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा तो ई नॉट सेल का वैल्यू हो जाएगा 0 से कम हो जाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये तो बात होगी स्पॉन्टेनिटी की। ये किसकी बात होगी, स्पॉन्टेनिटी की, कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी और कब स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। कोई भी अभिक्रिया कब संभावित होगी और कब संभावित नहीं होगी, कब वो अभिक्रिया होने वाली है, कब वो अभिक्रिया नहीं होने वाली है, ये तो बात हो गई है। अब डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है माइनस यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क डन, माइनस ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम जो यूजफुल वर्क डन करता है, सिस्टम द्वारा, निकाय द्वारा जो यूजफुल वर्क डन होता है उसका नेगेटिव जो होता है, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम का जो नेगेटिव होता है उसको हम बोल देते हैं डेल्टा जी। सपोज कितना वर्क डन हुआ सिस्टम के द्वारा यूजफुल, 10 जूल हुआ, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्लियर, डेल्टा जी कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो अब ये यूजफुल वर्क डन क्या होता है, तो डेल्टा जी इज इक्वल माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो गया। ये यूजफुल वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन का मतलब क्या हो गया कि E इज इक्वल, क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी, W इज इक्वल Q इंटू V। भैया क्या हो गया, क्योंकि V इज इक्वल होता है W बाई Q। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर जिसको बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, यहां पे V हो गया, जिसको हम विभवांतर बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाई चार्ज Q। सो W इज इक्वल कितना हो जाएगा, Q इंटू V। अब ये Q क्या होता है, V क्या होता है, समझो जरा, ठीक है, समझो जरा। जैसे सपोज करो ये 2 इलेक्ट्रोड अपने पास है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में कितना इलेक्ट्रॉन गया, सपोज N इलेक्ट्रॉन गया। कितना इलेक्ट्रॉन गया, सपोज N इलेक्ट्रॉन गया। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में कितना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, N इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो अब Q बराबर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल हो जाएगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो Q क्या होता है बच्चों, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है, -19 कूलॉम, यही तो होगा, ठीक है। इनटू, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, Ne, यानी कि N इलेक्ट्रॉन। सो N इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, N इंटू एक इलेक्ट्रॉन का कितना मोल होता है, N इलेक्ट्रॉन ऑफ मोल लिख दो इसको, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मोल होगा, एक मोल का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यही तो हुआ, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गया ना,
तो 1 मोल बराबर कितना, इतना, तो n मोल बराबर इतना इंटू इतना। क्लियर? सो ये Q इज इक्वल यहां से आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा n इंटू 96854, ये वैल्यू आ जाएगा। ये 96485 आता यही है वैल्यू, लेकिन हम इसको अप्रॉक्स ले लेते हैं 96500, क्योंकि पीछे क्या है देखो जरा, 50 से ऊपर की वैल्यू है तो राउंड फिगर ले लेते हैं 500, और इसी को हम लोग बोलते हैं F, फैराडे कांस्टेंट। इसी को हम लोग F बोलते हैं। तो Q इज इक्वल कितना हो जाएगा, NF। बात समझ में आ गई? चार्ज इक्वल क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना टोटल होगा अपने पास, और दूसरा हमने क्या बोला, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 इंटू 67 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, n इंटू n मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि n मोल इलेक्ट्रॉन है, और एक मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इज इंटू n। सो n इंटू इतना, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 96485, और n भी लिखा हुआ है तो n इंटू 96485, और ये 96485 की वैल्यू अप्रोक्स 96500, इसको हम फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये फैराडे का वैल्यू होता है इतना, F का वैल्यू इतना होता है, तो Q इज इक्वल NF। सो अब हम यहां से Q इज इक्वल NF की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे। ये वैल्यू आ गई यहां से, तो ये वैल्यू हमने कहां पुट करी बच्चों, यहां पुट कर दी। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखो, सो W इज इक्वल कितना आ गया, NF, Q का वैल्यू NF आ गया था, और V को हम लिखते हैं E सेल, क्योंकि ये E इज इक्वल क्या होता था, E सेल। E सेल को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E सेल लिख सकते हैं, ना पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, E सेल लिख सकते हैं। ठीक है, किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, E सेल, वही तो होता है। तो W इज इक्वल NF E सेल। हटा दें अब इसको, क्योंकि मेरे को ये हटाना है, जगह चाहिए यहां पे। इतना समझ में आ गया? नोट कर लो जल्दी से। चलो, अब इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दो। चलो, इसको मैं पीछे लिख देता हूं। ठीक है, सो यहां से W इक्वल कितना है बच्चों हमारा, यहां से W इक्वल हमने निकाल दिया था NF E सेल निकाल दिया था। कैसे निकाला पता है ना, तो डेल्टा G इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस NF E सेल। क्या हो जाएगा, माइनस NF E सेल। दिस इज कॉल्ड दी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अब डेल्टा G नॉट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल माइनस NF, बस नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो ये दो मैंने निकाल दी वैल्यूज, आप लोगों को बता दिया डेल्टा G हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डेल्टा G होता क्या है और डेल्टा G नॉट क्या होता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो फटाफट करो, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अभी हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ गैल्वेनिक सेल यानी कि फेसिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर ली, गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर ली, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की हमने बात कर ली, स्टैंडर्ड की बात कर ली और नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर ली। ये दो चीजें समझ में आई, इन दोनों को नोट कर लेना बच्चों। चलो अब आगे बात करते हैं नर्स इक्वेशन की। अगला टॉपिक देखो, चलो नेक्स्ट साइड लगा लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट नर्स इक्वेशन। सो व्हाट इज नर्स इक्वेशन? नर्स इक्वेशन हम लोग कब लगाते हैं, जब हमको ई सेल निकालना हो। ठीक है, हमको क्या निकालना हो, ई सेल का बात करना हो, तो तब हम लोग इसको लगाते हैं। ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन
एंड टेम्परेचर। ई सेल कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन पे हमको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना, तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई हमें स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन दी होगी तो ई नॉट सेल का इस्तेमाल कर लेंगे, वो तो आप लोगों को पता है ई नॉट सेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं दी हो तो हम लोग ई सेल का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी नर्स्ट इक्वेशन का हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो नर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो नर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये होता है डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log KC। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा, पिछले थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप लोगों को पिछले साल क्लास 11th में टॉपिक पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log KC। ठीक है, पढ़ के आ चुके हो। अब सपोज करो अपने पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, इट गिव्स C प्लस डी। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। सो इसका मैं रिएक्शन क्वोशिएंट लिखूंगा ठीक है, रिएक्शन क्वोशिएंट अगर मैं इसका लिखूंगा जिसको हम बोलते हैं KC इज इक्वल क्या हो जाएगा, KC लिखो या फिर यहां पर मैं Q लिख देता हूं। एक मिनट, बहुत सारे बच्चे फिर कंफ्यूज कर जाएंगे, सर Q होता है यहां पे, तो चलो ठीक है Q लिख दो। KC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो फिर बच्चे कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, Q लिख दो, रिएक्शन क्वोशिएंट। सो रिएक्शन क्वोशिएंट को हम लिखते हैं यहां पर Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये याद रखना, ये जो मैंने कंसंट्रेशन लिखा है ये हम एक्टिव मास की बात कर रहे हैं। कौन से मास की बात कर रहे हैं, एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मास ऑफ एनी रिएक्टेंट विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो मास किसी भी रिएक्टेंट का जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं एक्टिव मास। तो मैंने ये कंसंट्रेशन जो लगा रखा है ये एक्टिव मास है। ठीक है, सो एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B। क्लियर, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। अब इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया लब्धि, बोल सकते हो। क्या बोल देते हैं, अभिक्रिया लब्धि, हम इसी को हिंदी में लिख देते हैं। अब देखो जरा, इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ऊपर, और डेल्टा जी इक्वल होता है NF, अभी हमने निकाला हुआ है ई सेल, तो ये वैल्यू हम यहां पे रखेंगे। डेल्टा जी नॉट हमने पढ़ा था अभी माइनस, सॉरी यहां भी माइनस होगा, माइनस NF ई नॉट सेल। ये दो वैल्यू हमने अभी पढ़ा हुआ है, तो इनको हम ऊपर पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। और रिएक्शन क्वोशिएंट भी हमारे पास आ गया है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट, यानी कि अभिक्रिया लब्धि। अब देखो जरा, सो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी, देखो जरा, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log Q, यही थी। अब डेल्टा जी की जगह वैल्यू रखो, क्या रखेंगे, माइनस NF ई सेल इक्वल डेल्टा जी नॉट की जगह रखेंगे माइनस NF ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log बेस 10 ले लो, यहां पे बेस 10। QC को हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग बेस 10 लिख देना। ठीक है, बेस 10 लेते हैं यहाँ पे, बेस ई और बेस 10 दो होता है, तो हम बेस 10 के उस पे ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। जब भी लॉग बेस 10 के बेस 10 का लोगे तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा 2.303 से। ये सबको ही पता है बच्चों को, यहाँ तक हो गया। चलो अब मैं ऊपर का थोड़ा सा एरिया इरेज कर देता हूँ। अब देखो आगे, सिंपल सा है, बस आपने 2-3 बातें याद रखनी है। देखो, अब यहां से अगर हम कॉमन लेंगे
तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF। ये कॉमन लेके मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया तो कुछ ऐसा आ जाएगा अपने पास, ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF, और यहाँ क्या गया log बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो आगे देखो, ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस, अब यहां से मैं R का वैल्यू रखूं तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, 8.314 कांस्टेंट वैल्यू होती है, T स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन, F फैराडे कांस्टेंट 96500। तो इन सब की वैल्यू में रख के, इन सब की वैल्यू रख के इतना जो होगा ना ये अपने पास ये वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई n log कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। So this is called the Nernst equation. This is called the Nernst equation. E cell is equal E naught cell minus 0.0591 divided by n log 10 concentration of product by concentration of reactant. क्लियर हो रहा है? ठीक है, मिटोल दें। चलो तो ये आ गया अपने पास, और इसी को हम फॉर्मूले को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। सो ये भी आप इसको लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को। ठीक, अब यहां पर एक नई चीज आपके लिए आ रही है n, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इतना लिख सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि जैसे कॉपर Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो Zn+2 बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट किए, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम बोल देते हैं N का वैल्यू। तो ये अपने पास आ गया ई सेल, यानी कि नर्स्ट इक्वेशन। ये जो ई सेल आप निकालोगे, ये हम बात करेंगे एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के ऊपर। किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे अगर मुझे ई सेल निकालना हो तो नर्स्ट इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ई नॉट सेल आपको दिया होगा, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, आपको गिवन होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू n आपको पता लगा लिया, कैसे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। सो उससे आपको पता लग जाएगा log 10 एनोड बाई कैथोड, इन दोनों का कंसंट्रेशन भी आपको दिया होगा, एनोड का और कैथोड का, बस आपको log की वैल्यू सॉल्व करनी होगी। चलो अगला देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी हम लोग कैसे निकालेंगे, log केसी। लास्ट टॉपिक था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखते हैं। देखो बच्चों, फाइनल टॉपिक इस लेक्चर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सब यहां से न्यूमेरिकल पार्ट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़ा है पिछले साल, केसी, या इसी को हम लोग लॉग केसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और क्या बोल देंगे, लॉग केसी भी बोलते हैं। इक्वेशन क्या थी बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग बेस 10 प्रोडक्ट बाई या एनोड बाई कैथोड लिख देते हैं, ठीक है। यही था अपने पास, या मैं इसको मैं लिख देता हूं
Kc, log 10 Kc। मैंने बोला ना Kc लिखो या Q लिखो, एक ही चीज़ है, ठीक है। जो हमने वहाँ लिखा था उसको आप Kc लिखो, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक, दोनों एक ही चीज़ होती है। Q लिखो या फिर Kc लिखो। तो एट इक्विलिब्रियम यानी कि जब साम्य अवस्था पे होगा, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? अरे भूल गए डेल्टा जी इक्वल क्या होता था, देखो कैसे होगा 0 ई सेल, डेल्टा जी इक्वल क्या होता था माइनस NF ई सेल होता था। तो ई सेल इक्विलिब्रियम पे सपोज करो ई सेल 0 हो गया। अब ई सेल 0 होगा तो कब होगा ई सेल 0? जब डेल्टा जी 0 होगा। डेल्टा जी 0 कब होता था? इक्विलिब्रियम पे होता था ना। तो डेल्टा जी 0 का मतलब क्या हुआ, ये 0 होगा तब तो डेल्टा जी 0 होगा। नहीं आई बात समझ में भैया? जब डेल्टा जी 0 होता था बच्चों तो हम बोलते थे इक्विलिब्रियम प्रोसेस, और जब डेल्टा जी जब डेल्टा जी माइनस में होता है, 0 से कम होता है, तो हम बोलते थे यहां पर स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा जी 0 से ज्यादा होता था तो नॉन स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा जी इक्वल होता था तो कितना बोलते थे? इक्विलिब्रियम। तो अगर डेल्टा जी इक्वल 0 हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी 0 कब होगा? जब ये 0 होगा। तो माइनस एफ एंड ये इक्वल 0, तो इतना इंटू 0 इक्वल 0, तो तभी तो डेल्टा जी 0 होगा। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो डेल्टा जी 0 होगा भाई तभी जब ई सेल 0 होगा। तो ईएमएफ ऑफ द सेल कितना हो गया? 0। तो ये 0 रख दिया हमने, इज इक्वल, अब क्या हो जाएगा ये ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, और जाएगा log 10 Kc। सो 0 इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन log 10 Kc। अब एक काम करो, ये तो 0 हो गया तो इसको इधर ले आओ। ई नॉट सेल इज इक्वल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन हो जाएगा log 10 Kc। तो एक काम करो, अगर ये इधर आ गया तो माइनस माइनस कट हो गया, ये हट जाएगा यहाँ से माइनस, ठीक है। ठीक, तो ये आप अपने पास इसको इधर लेके आ जाओ। log 10 Kc इज इक्वल क्या हो जाएगा? n ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। ठीक, अभी इसको एंटी लॉग में लिखेंगे हम लोग। वैसे तो क्वेश्चन बच्चा इतना ही कर देता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास log Kc, ये क्या हो गया? log Kc। अगर हम यहां से Kc लिखना चाहें तो Kc इज इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग बेस 10, एंटी लॉग बेस 10, और n ई नॉट सेल बाई हो जाएगा 0.0591। तो ये आ गया अपने पास Kc, ठीक है। एंटी लॉग की वैल्यू आप लोगों को निकालनी नहीं आती है तो इसके अगले लेक्चर के अंदर मैं एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें एंटी लॉग कैसे ट्रिक से करना है वो आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो था आज का लेक्चर। तो यहाँ से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात भी कर ली, Kc की। तो हमने 3 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज निकाले, 4 फॉर्मूले हमने। सबसे पहले बात करी बच्चों आज, सबसे पहले हमने बात करी डेल्टा जी की, फिर डेल्टा जी नॉट की, फिर हम लोग बात करी ई सेल की, ई सेल फॉर नर्स्ट इक्वेशन। ई सेल हम तभी यूज करेंगे जब हमें मतलब हम लोग तभी नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे जब कंसंट्रेशन और टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन पे नॉट गिवन हो। उसके बाद हमने बात करी log Kc की। तो ये 4 इतने इंपॉर्टेंट है कि यहां से 2 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल यहां से बनता है। तो आप लोग इस चीज को याद रखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें अपना खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, और लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। जय हिंद।